Okay. Okay, everyone, welcome back to the podcast channel, and this is podcast number 17. एंड आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, वो आने वाली सिचुएशन पे है, जो हम ऑब्वियसली हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर हम जब तक बात नहीं करेंगे ना अपनी सिचुएशन के ऊपर, करंट सिचुएशन पे, मुझे लगता है कि हम लोग किस चीज को चेंज को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसी चीज पे, इस चेंज को कैसे एक कड़ी के अंदर जोड़ना है, कैसे उसको सोचना है, उस थॉट प्रोसेस के लिए ना मेरे साथ है मनोज भारती सर। सो बिफोर गोइंग अहेड, मैं चाहूंगा कि मनोज भाई सर पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, एंड देन आई विल कम अप विद द थिंग्स जो मैंने इनके बारे में रिसर्च की। हाउ वाज सर? थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट एंड आई मैं आपके दर्शकों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैं बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं जो मिथिला में है। मिथिला मधुबनी, और मधुबनी में एक जिला है हरलाखी बेनीपट्टी, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है खिरहर। वहाँ पे मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, और हम चूंकि दलित परिवार से आते थे, तो गांव में जैसे उस जमाने में होता था, बहुत खराब हालत थी। मेरे दादाजी बहुत छोटा काम करते थे, और उनके बच्चों में मेरे पिताजी ही को ही थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक हुआ। उन्होंने पढ़ाई अच्छे से की, स्कूल के ही विद्यालय से, स्कूल से उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, फिर पटना इंटरमीडिएट करने गए अपने खर्च पे। तो उन्होंने ट्यूशन भी की और अपना खर्चा खुद उठाया, इंटरमीडिएट किया, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। तो वो सिविल इंजीनियर बने बिहार सरकार के अंदर। शिक्षा का इतना ज्यादा महत्व उन्होंने देखा था कि उन्होंने अपने बच्चों को, मतलब मुझे, मेरी बड़ी बहन को, मेरे छोटे भाई को अच्छी शिक्षा मिली। मैं इनफैक्ट बिहार के उस समय के सबसे अच्छे स्कूल में, जिसका नाम है नेतरहाट विद्यालय, रांची के पास है वो, उस स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। उस समय आ, एक वर्ष में एक ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था और 60 स्टूडेंट चुने जाते थे, 60। ओके। तो उन 60 में मैं भी था। 1973 में मैं स्कूल गया, 10 साल की उम्र में। मैंने 7 साल वहां पढ़ाई की। 1980 में मैं इंटरमीडिएट के बाद जब वहां से निकला, तो मैं आईआईटी कानपुर पहुंच गया। तो 7 साल नेतरहाट में, 5 साल आईआईटी कानपुर में। उसके बाद मैं आईआईटी दिल्ली गया। आईआईटी दिल्ली से ही मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, और अपने लास्ट अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया। 1988 बैच का मैं फॉरेन सर्विस ऑफिसर रहा। 1986 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस आईआरपीएस में हुआ था, पर फिर भी मैंने एग्जाम दिया। मैंने ट्रेनिंग भी की आईआरपीएस में, 6 महीने की ट्रेनिंग हुई, लेकिन उसके बाद मेरा फॉरेन सर्विस में हो गया और मैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ज्वाइन करने आ गया। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे पर्शियन लैंग्वेज सीखनी थी। इसके लिए मुझे तेहरान भेजा गया। तो मेरी पहली पोस्टिंग तेहरान की थी, जहां मैंने पर्शियन लैंग्वेज सीखी। वहां 2.5 साल के बाद मैं हॉलैंड गया। हॉलैंड में 3.5 साल के बाद मैं वापस दिल्ली आया। दिल्ली में मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी रहा, और फिर अपनी मिनिस्ट्री में, विदेश मंत्रालय में, बांग्लादेश को देखने वाला डेस्क ऑफिसर रहा। 99 में मैं वहां से पोस्टिंग पर निकला तो पहले नेपाल गया, नेपाल से टर्की, टर्की से म्यांमार, बर्मा। वापस मैं 2008 में आया, तो मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कारण मुझे ई गवर्नेंस एंड आईटी में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। 2011 में जब मैं निकला इंडिया से इस बार, तो आई वाज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बेलारूस। बेलारूस में भारत के राजदूत को की तरह मुझे भेजा गया। 4 साढ़े 4 साल बेलारूस में, उसके बाद वहां से यूक्रेन, लगभग 3.5 साल मैं यूक्रेन में रहा एम्बेसडर। 2018 में मैं वापस दिल्ली आया, तो एडिशनल सेक्रेटरी
इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट में, फिर एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी इन एडमिनिस्ट्रेशन। 2021 में मुझे अपने अंतिम पोस्टिंग के लिए इंडोनेशिया भेजा गया। सो आई स्पेंट अबाउट 2 years 3 months in Indonesia, retired in February 2023. After that, I was living in Greater Noida. I have my own house. So I was living there. Then suddenly, fate had uh, another door open for me. मेरे लिए एक दूसरा रास्ता पॉलिटिक्स पे आने का खुला। तो अभी मैं बिहार में पॉलिटिकल फील्ड में काम। So it's a diversion from you are working with the diplomacy or diplomats and to the two local, I would say. So from Belarus or Indonesia to outside, to you are going back to the your own roots कि उसको ठीक किया जाए। जी। So as like बाकियों के हिसाब से या बाकी जो रिटायर्ड हैं कि they want to go for a peace life. Why don't you choose a peace life? पूरे अपने करियर के दौरान, पढ़ाई और पढ़ाई के बाद, हमने बिहार को डिटेरिएट होते हुए देखा है और मन में बहुत खुंदक थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब तक स्टूडेंट थे, नौकरी का चक्कर था और चूंकि फैमिली की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सब कुछ छोड़ के पॉलिटिक्स चले जाएं। उसी समय पहले अपने पैरों पर खड़ा होना था, एक अच्छी सर्विस की चाह थी, अच्छी स्कूलिंग हुई थी, अच्छी जगह कॉलेज हुआ था। फॉर्चुनेटली मैं फॉरेन सर्विस में आया। फॉरेन सर्विस में आने के बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी। उससे मुझे अपने देश को और अपने राज्य को कंपेयर करने का मौका मिला। वहां क्या होता है, हमारे यहाँ क्या है जो नहीं होता है, क्यों ऐसा है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये सब मैं बहुत क्लोजली सोचता था, देखता था और समझने की कोशिश करता था। तो ये दिल में जो कसक थी कि बिहार दिन पर दिन गिरता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये कसक रिटायरमेंट के बाद और तेज हो रही थी। मन तो था कि मैं ब्रिज खेलता हूँ, मैं गोल्फ खेलता हूँ, मैं म्यूजिक बहुत डीप म्यूजिक में हूँ। आई हैड टू मेनी हॉबीज, मेरे पास बहुत सारे हॉबीज थी और मैं उस तरह से अपनी जिंदगी बिता भी रहा था। लेकिन जब ये मौका आया कि अपनी उस पुराने दिल की टीस के बारे में कुछ करने का मौका मिले, तो मुझे लगा कि एक ऑनेस्ट कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं और हम उस कोशिश में उतर गए। बेसिकली कहना ये होगा कि शुरू से ही मैं थोड़ा आइडियलिस्ट रहा। दुनिया और समाज कैसा होना चाहिए इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन बाहर की दुनिया से आकर जैसे ही अंदर आए, ऐसा लगता था कि एक सभ्य समाज में जिस लॉजिक पर समाज स्मूथली फंक्शन करता है, वो सारे लॉजिक इंडिया में कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो जाते हैं और उस पर से बिहार, वो तो एक दर्जा और नीचे था। बिहार 19 अपने इंडिपेंडेंस से लेकर 1963 तक, 1947 से 1963 तक देश में डेवलप स्टेट के नाम पर थर्ड स्थान पे आता था। ओके। 1963 से 1990 तक 27 सालों में बिहार में मेरे ख्याल से 51 या 53 चीफ मिनिस्टर्स आए, सारे कांग्रेस के। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हुई कि लोग परेशान हो गए। फाइनली उन्होंने लालू यादव को चुना। 1990 में जब लालू यादव का चुनाव हुआ तो किसी को पता नहीं था कि जयप्रकाश नारायण का शिष्य, समाजवादी में पका हुआ एक नेता, इतनी बुरी हद तक गिर जाएगा। लालू यादव के जमाने में बिहार में जो क्षति हुई उसका हर्जाना हम आज भी भुगत रहे हैं।
उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। बिहार की एजुकेशन सिस्टम 1990 से लेकर 2005 15 सालों में इतनी खराब हो गई, चाहे वो स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, हर जगह लालू यादव के गुंडे और गुंडा राज ने एजुकेशन सिस्टम को पंगु बना दिया। उसमें कुछ नहीं बचा, जिसके कारण हम आज भी बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस समय के जो हायर टीचर थे एकदम घटिया, कुछ नहीं जानने वाले, लेकिन वो बच्चों की जिंदगी संभालने में लगे थे। उनमें से बहुत सारे लोग आज भी कार्यरत हैं। जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा तब तक बिहार में एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो सकता। ये एक एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी का। दूसरा एग्जाम्पल है, अ, अब अगर मान लीजिए सड़क पे चौकीदारी करने वाला हवलदार उसने कुछ गलती की और आप उसके एसपी से शिकायत करें और एसपी कहे कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पहुंच तो सांसद तक है, कुछ नहीं होगा। कैसे सिस्टम बदलेगा? इस सिस्टम को आप कैसे बदलोगे? True. ये बिहार में एक अलग दर्जे तक पहुंच गया। ये तो है दिल्ली में भी, ये है हर राज्य में, लेकिन बिहार में इसकी हालत और भी कॉम्प्लिकेटेड तो सर आप कह रहे हो कि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उससे ज्यादा बिहार में कास्ट सिस्टम है, वो पावरफुल है ना। मैं लोगों ने इसको एक्सक्यूज बना लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक्सक्यूज बनाकर अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने का एक जरिया बना लिया है। पहले तो पूरे चूंकि आपके पास अपना ओरिजिनल तो कुछ है नहीं समाज को देने के लिए, तो आप पूरे समाज को इस तरह से बांटो कि कुछ कुछ कास्ट और वर्गों में से लोग आपके ब्लाइंड फ्लॉक फॉलोअर्स हो जाएं। उनके बल पे आप इलेक्शन जीतते रहो, पावर में आते रहो और अपनी मनमानी करो। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने बिहार में स्पेशली कास्ट वाइज अपने आप को लीडर बना लिया है। कोई कुर्मी कास्ट का लीडर है, कोई पासवान का लीडर है, कोई यादवों का लीडर है, और उन लोगों ने अपनी राजनीतिक गेम को इस तरह से ओरिजिनेट किया है कि बाहर लोगों को सही लगता है कि बिहार में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान दें, जब जब कोई भी पॉलिटिकल अपहीवल इस तरह का हुआ है कि पूरी देश की जनता ने एक सेंटिमेंट के साथ वोट किया है, तब उस समय बिहार में भी वही हुआ है। उस समय बिहार में लोग कास्ट को नहीं देखते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत हुई, कांग्रेस को 401 सीट मिली। क्यों? बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने जाति के नाम पे किसी को ये कर लिया हो। सबने एक साथ दिया था। सबने एक साथ दिया था। 2014 मोदी जी जब जीते तो ऐसा नहीं था कि बिहार में वो हारे या बिहार में उनको कम वोट मिले। 2019 में देख लीजिए आप, बिहार में उनको उनका शेयर ज्यादा बढ़ गया था। क्यों? अगर मोदी जी के कास्ट के बिहार में तो कोई है नहीं, तो फिर कौन आदमी है जो कि मोदी को वोट दे रहा है? बिहार में कास्टिज्म पॉलिटिकल लाइफ में केवल पॉलिटिकल लीडर्स ने बनाकर बढ़ाकर बताया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिहार में केवल पॉलिटिक्स जाति के नाम पर होता है, कास्ट के नाम पर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप जन्मे हैं तो जन्म के साथ ही आप किसी न किसी कास्ट में होंगे। दैट इज विदाउट एनी डाउट, यू कैन नॉट डिनाई दैट। उसको कभी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि बिहार में पॉलिटिक्स केवल कास्ट के लाइन पर होती है। सो अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कि आज से आपने बोला कि कास्ट के लाइन पे नहीं होती है, सो क्या ये चीज वहां की जनता को नहीं दिखता है? कैसे वो कैसे इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते? बिहार की जनता के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो सारे इंडेक्सेस में वो बहुत कम है। 30-35 साल की बुरी गवर्नेंस के बाद आज बिहार में हालत ये है
कि जो वोट देने वाले लोग हैं वो बस्तियों में रहते हैं, गांव में, और बहुत खराब हालत में रहते हम्म, हैं। ऐसे लोगों को बरगलाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के लिए आसान है। इलेक्शन के दिन 2 दिन पहले, एक दिन पहले आप अपने गुंडों को भेज दो, किसी को डराओ धमकाओ, किसी को चावल भात और चिकन खिलाओ, किसी को 2,000 रुपए दे दो, जिसको जिसको आप चाहें उसका वोट आप खरीद सकते। लोग जिसको कि अगले दिन कैसे वो गुजारा करेगा इसका कोई अंदाज नहीं है, उसको अगर 500 रुपए या 2,000 रुपए अगर अभी कोई दे रहा है तो उसके लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो इनके लॉट को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये सब लोग सीख गए, सब लोगों के पास रोजगार हो गया, तो कौन इनको वोट देगा? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। जानबूझकर ये इस तरह से बिहार में गरीबी को, बदहाली को परपेचुएट कर रहे हैं। नीतीश कुमार तक इस बात से खुश होते हैं कि बिहार से एक नई ट्रेन खुल गई मुंबई के लिए या पंजाब के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग जा पाएंगे बाहर नौकरी करने के लिए। बिहार में नौकरी कैसे पैदा की जाए इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। जब हमने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन? मैंने बीजेपी और कांग्रेस और या कोई और एस्टैब्लिश पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? क्योंकि इनके पास इस मुद्दे को न तो समझने की कोई नजर है, न ही इसका कोई आउटकम पाने की, इससे बाहर निकलने की उनके पास कोई रास्ता है। जन स्वराज पार्टी ऑन द अदर हैंड टोल्ड मी, पहले जनता को जगाओ, जनता को बताओ कि आपकी जो ये बदहाली है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, पिछले 4 पीढ़ियों से आपके परिवार में शिक्षा नहीं आई है, आपके परदादा नहीं पढ़े, आपके बाप नहीं पढ़े, आपके दादा बाप नहीं पढ़े, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बच्चे जिस हालत में हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे। क्या है फ्यूचर में आपके लिए? आप पहले अपनी बदहाली का कारण तो समझो। हम बिहार की जनता को वो कारण बताने निकले, और कारण जब इन्हें समझ में आ जाए तब हम उनको कहने वाले हैं कि अगर उनको अपने बच्चों को उसी तरह का भविष्य नहीं देना है जैसा उनके बाप दादाओं ने लिया और उन्होंने जिया है, तो एक बार हमारी बात सुने। हम वोट मांगते हैं ये कह के नहीं कि हम आपसे ये वादा करते हैं, ऐसा कहने वाले तो हर पार्टी में लोग, हर पार्टी में। हम जनता से कहते हैं कि आप पहले अपनी बदहाली के कारणों के बारे में जानिए, क्यों है आपकी ये बदहाली। अगर आपको ये समझ में आ गई बात, तब आप हमारी बात सुनिए, और अगर हमारी बात आपको सही लगे तो आपको जो मन हो वो कीजिए। बट सर इसमें एक चीज आती है, अगर आप ऑन अ कंट्री देखो कि यूपीएससी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ आईएएस आईपीएस आर फ्रॉम बिहार, एंड आउट ऑफ बिहार अगर आप देखो बहुत सारे लेवल पे आपको फ्रॉम प्राइवेट या गवर्नमेंट लेवल्स पे आपको बिहारी मिलेंगे। एंड यहाँ पे बिहारी में कोट कर रहा हूँ क्योंकि जो वहां पे रहने वाले हैं, नॉट दी करेक्ट दिल्ली में हम लोग जिनको बोलते हैं। सो अगर ये लोग बाहर आके अपने आप को इतना वेल स्टेब्लिश कर सकते हैं, व्हाई नॉट इन बिहार? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया बिहार की बदहाली का आलम 1963 से 90 से 2005 लालू यादव, 2005 से आज तक नीतीश कुमार। इस पूरे रिजीम में ब्यूरोक्रेट्स की हालत, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की हालत दयनीय हो गई। अच्छा, लालू यादव के जमाने में चीफ सेक्रेटरी एक घरेलू नौकर से भी बदतर हालत में था। लालू यादव के पास वो फाइल लेकर जाता था और लालू यादव राजा की तरह बैठे हुए उस चीफ सेक्रेटरी से कहते थे, मेरे लिए खैनी बनाओ, टोबैको। ओके। और बिहार ने यह हालत देखी है, किसी ब्यूरोक्रेट की ये हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वो आईएएस हो आईपीएस हो, कि वो लालू यादव के खिलाफ एक शब्द कह सके। ऐसी हालत में
जब पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी करप्ट और गिरी हुई हो तो ब्यूरोक्रेट कुछ नहीं कर सकता। या तो आप रिजाइन दे दो या फिर उस सिस्टम में ढल जाओ। ब्यूरोक्रेट्स ने दूसरा रास्ता अपनाया और इस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी कभी सरवाइव नहीं करेगी। और आपको मैंने बताया अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में। ट्रू। जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मेरे सामने भी ये सवाल था, क्या मैं आईएएस बनना चाहता हूं? जब मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था तो मेरे सारे दोस्त विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। मुझे विदेश नहीं जाना था उस समय, मुझे देश में रहना था क्योंकि फैमिली पास में थी। और मैंने देखा कि अगर मैं देश में रहकर केवल इंजीनियर बन गया तो जब मैं 50-55 साल का होऊंगा तो 25 साल का एक लड़का मेरा बॉस बन के मुझ पर ऑर्डर करेगा। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा है तो मैं उस ऑर्डर को क्यों नहीं ज्वाइन करूं। और मैंने देखा कि वो यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनकर जाते। मैंने आईएएस बनने की सोची, लेकिन जब मैंने आईएएस के बारे में और जाना उस समय बिहार की और देश की हालत में 1985, 86, 87 की बात मैं कह रहा हूं, मैंने देखा कि उस समय भी ब्यूरोक्रेट लोकल गुंडों और लोकल विधायकों और माफिया के तहत काम करते हैं। 1 इंच इधर उधर नहीं कर सकते। मतलब उनके पास कोई पावर ही नहीं थी। उनके पास रियल कोई पावर होती नहीं है। वो जो गुंडे वाली जो विधायकों के चमचे हैं वो जैसा कहेंगे वैसा ही वो करता। कम से कम बिगिनिंग में। ये हालत आज और भी बदतर हो गई। मैंने उसी समय समझा था और इसी सोचकर मेरा पहला चॉइस यूपीएससी में फॉरेन सर्विस था। क्यों वहां से सीख के आना। बाहर जाओ, बाहर देखो, इस लाइफ से बाहर निकल के बाहर की दुनिया देख। और आईएफएस आई हैव नो रिग्रेट्स इवन फॉर अ सिंगल सेकंड। मैंने आईएफएस सर्विस चूज की, 1 सेकंड के लिए मुझको इसका अफसोस नहीं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहां नहीं रहा। और आप देखिए अभी तो उसकी हालत आप देखिए ना। जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है समाज में बदलाव जरूरी है, जो भ्रष्टाचार है उसको हटाने का रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर कोई आईएएस आईपीएस अभी तक ज्यादा नहीं आया है। एक कोई हाल में आरसीपी सिंह आए, लेकिन और कोई नहीं आया है, क्योंकि सब लोग उसी करप्ट सिस्टम में रह चुके हैं। रह चुके हैं, वहां ढल चुके हैं और उन्हीं के साथ आगे निकल जाते हैं। उन्हीं के साथ वो आगे निकले। सो उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस नई थॉट के साथ जाएं। सर आपको लगता नहीं अगर आप जैसे इस थॉट के साथ जा रहे हो तो क्या जिनके पास एजुकेशन नहीं है, हम टॉकिंग अबाउट बिहारी पीपल, जिनके पास अपनी एजुकेशन है ही नहीं, क्या वो चीज समझेंगे या समझ रहे हैं? हाँ, समझ तो रहे हैं, क्योंकि उनके बेसिक इंस्टिंक्ट को टच किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए आप वन ऑफ दोज वेरी पुअर बिहारीज हैं जो कि 4 जनरेशन से बिहार गांव के कोने में एक बस्ती में आप रह रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 जनरेशन से आप इसी हालत पे रह रहे हो, क्या आप अपने बच्चों को भी इसी हालत में रहने देना चाहोगे? आपका आंसर क्या होगा? नहीं। हम चाहते हैं कि वो सुधरे। इन बच्चों को सुधारने का क्या तरीका है? क्या कभी आपने जिसको वोट दिया है 35-35 सालों में, किसी के सामने ये सवाल किया कि हमारे बच्चों के का क्या होने वाला है? कभी नहीं किया। आपने उस पॉलिटिशियन ने आपसे कहा कि हम 5 किलो अनाज देंगे, आपने उसको वोट दे दिया। उसने कहा कि हम राम के लिए एक मंदिर बनाएंगे, आपने उसको वोट दिया। किसी ने कहा हमारा 56 इंच का सीना है, हम पाकिस्तान को हराएंगे, आपने उनको वोट दे दिया। आपने इन चीजों पर वोट दिया, लेकिन अपने बच्चे के फ्यूचर के ऊपर आपने कभी वोट नहीं दिया। अगली बार ऐसा मत करना। केवल इतना करना, जो आपसे वोट मांगने आ रहा है पूछना कि हमारे बच्चों का भविष्य आपने पिछले 20 सालों से क्या किया है, हमारे साथ आपने क्यों ऐसा किया? 20 साल पहले अगर आप हमें ठीक से पढ़ाते, आज हम ऐसी जिंदगी में तो नहीं रहते। तो जैसे 90s में जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया था इंडिया में, एंड
आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, अनडेवलप्ड स्टेट्स थी, वो सारी 10% से ऊपर ग्रो कर रही थी, एंड बिहार वाज द ओनली स्टेट जो 8% से ग्रो कर रही थी.